हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग इसके पूरे बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसके लेखक परिचय को पढ़ेंगे हम लोग, जिसके पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और यह क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक ही क्लास में हम लोग सब चीज़ देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पूरा चैप्टर को भी पढ़ लिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग लेखक परिचय से शुरू करेंगे। तो लेखक परिचय क्या होता है? तो लेखक परिचय हम लोग देखने वाले हैं कि जो कि पाठ जिनके द्वारा लिखा गया है उनके बारे में थोड़ा पढ़ा जाता है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे लेखक परिचय में देखेंगे। तो यह जो बातचीत पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये जितने भी पॉइंट में बताए गए हैं लेखक परिचय में वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसको देखिएगा और चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और जो मैं पॉइंट बताऊं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। तो ध्यान से देखिए। चलिए, फिर अगला बोलता है इनका जो निधन हुआ वो हुआ 20 जून 1914 और उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जून 1914 को। ठीक है। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनकी माता का जो क्या नाम था वो था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। और वो शिक्षा जो कि है वो शिक्षा संस्कृति, वो शिक्षा का अध्ययन 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। उन्होंने जो शिक्षा उनका शुरू हुआ था वो संस्कृत के अध्ययन से, और वो 1867 ईस्वी में मिशन स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हुआ था। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इनकी पढ़ने की जो रुचि हुई वो इनके माता जी के द्वारा ही हुआ था, जो कि वो माता जी का नाम क्या है? तो पार्वती देवी थी। चलिए, इनके मुख्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, इनके उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, फिर इनके प्रमुख रचना क्या है? तो प्रमुख इनकी रचना क्या है, और यह उपन्यास भी बोल सकते हैं, क्या है? नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। और ये जितने भी पॉइंट आपको लिखे गए हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको क्या बोलना है? वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और यह एक उपन्यास है। ठीक है। चलिए, हम लोग इनके नाटक देखेंगे, कौन कौन से इन्होंने नाटक लिखा है। तो इनके नाटक, पहला नाटक क्या है? पार्वती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ये भी इम्पोर्टेंट है। दमयंती स्वयंवर जो है ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दमयंती स्वयंवर, शिक्षक दान, चंद्रशील, सीता वनवास, पतित पंचमी, वेदवाद, इंग्लैंड ईश्वर और भारत जननी, भारतवर्ष और कालीन, दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, फिर रेल का विकेट खेल, फिर बाल विवाह। ये सभी जो इनके नाटक हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट नाटक हम आपको बता देते हैं, वही याद रखिएगा। तो पहला आपको याद रखना है पद्मावती, फिर बेनी संहार भी आपको याद रखना है। फिर आप इसे दमयंती स्वयंवर, नल स्वयंवर या दमयंती स्वयंवर, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ये रखिएगा मेघनाथ याद रखिएगा। फिर भारतवर्ष याद रखिएगा, और रेल का विकट खेल और बाल विवाह।
ये सभी जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, और ये सभी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से रखिएगा। इतना ना याद हो तो जो मैं हाईलाइट बता दिया हूँ उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके प्रहसन को देखेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम, और बोला इनका प्रश्न है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विशेष आचार विडंबना। और ये तीनों जो है ये प्रसार बहुत इम्पोर्टेंट है इनके, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या लिखा था, तो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें जिसे तो जो 1000 निबंध है इसको एक संग्रह में करके भट्ट निबंध माला के नाम से जाना जाता है। यानी जो इन 1000 के लगभग निबंध लिखा है वो एक ही संग्रह में, जो किसमें है, तो भट्ट निबंध माला में है, एक साथ कर दिया गया है। चलिए फिर अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोलता है कि कुछ इनकी बातें हैं जो कि आपको जान लेना जरूरी है। तो पहला बातें क्या है, तो इनके ये पहले कुछ क्या बातें देख लेते हैं हम लोग। तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के इत्यादि निर्माता और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी के गद्य के निर्माताओं में से भी एक निर्माता, इनको किसको कहा जाता है, तो बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है, और ये इन्हों भारतेंदु युग के हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रखिए, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा किस युग के, तो आपको कहिएगा भारतेंदु युग के। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस अवधि के हैं, तो आधुनिक के हैं। ठीक है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अगला देखते हैं हम लोग। वे हिंदी के प्रमुख युगों में प्रमुख महान पत्रकार निबंधकार है। हिंदी अर्थात आधुनिक आलोचकों का प्रवर्तक अग्रणीय है। यानी जो कि एक तरीके से ये प्रमुख महान पत्रकार भी हैं, निबंध भी हैं, हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचकों के प्रवर्तक भी ये सभी इनके कला है। और ये सब करते हैं, ये निबंध भी लिखते हैं, पत्र भी लिखते हैं, फिर हिंदी के आधुनिक आलोचकों को भी या प्रवर्तकों को भी आदरणीय करते हैं। ये सभी इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बट इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, तो ये बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, तो आधुनिक युग पूछेगा। किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के। किस काल के, तो आधुनिक काल के। ये सब आपको याद रखना है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ये पॉइंट हो गया। फिर अगले पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, और पिक्चर के जरिए भी आपको समझाने की हम कोशिश की जा रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर अगला पॉइंट क्या बोला है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने अपने मनुष्य को दी है उन्हें ही वाक शक्ति भी कहते हैं। यानी इस चैप्टर में बातचीत के बारे में पढ़ना है। तो बातचीत क्या है इसके बारे में पढ़ना जाता है। तो देखिए, बातचीत एक ऐसी शैली है जिसके द्वारा हम अपने आप से एक दूसरे से बात करते हैं। और यही जब वाक शक्ति ना हो, यानी बोलने की कला ना हो, तो आप किसी से बात नहीं करिएगा। वही बारे में बताया गया कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, वो उनमें से ये क्या है, तो उनमें से ये क्या है, वाक शक्ति है, यानी बोलने की शक्ति है। वाक शक्ति मनुष्य में ना हो तो हम नहीं जाने कि इस गूंगी संसार का क्या हाल होगा। यानी यही बोला, गूंगी संसार का क्या हाल होगा। यानी ये बोला कि जब वाक शक्ति ना हो तो यह संसार जो होगा वो एक गूंगा प्रतीत होगा, और इस संसार में गूंगे सृष्टि का क्या हाल होगा। जब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उससे एक दूसरे के बात नहीं होगी, कोई इधर से उधर बातों का शेयर नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, तो फिर ये सारा संसार ये तरीके से गूंगा प्रतीत होगा। तो ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मनुष्य में कौन सी शक्ति के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के कारण। ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर अगला पॉइंट देखेंगे कि कुछ बोला कि जो कुछ सुख दुख का भाव हमें अपने एक दूसरे के इंद्रियों के द्वारा एवं उसके अवक्तों के कारण
आसपास में एक दूसरे के कुछ कहना सुना हो सकते हैं। यानी यही इसे बताने क्या कर रहा है कि जो मनुष्य है वो अपने सुख दुख का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से बात करता है, अपने सुख दुख का आदान प्रदान करता है। इससे जो हमारी इंद्रियां है वो एक तरीके से एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है और हम लोग एक तरीके से बात करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं, अपने बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं, अपनी बात को भी उनको कहा सुनाते हैं। तो ये सभी बातचीत के ही जरिए संभव है। यानी ये संसार बातचीत के बिना, वाक शक्ति यानी बातचीत के बिना संभव ही नहीं है। चलिए और अगला हम लोग देखने वाले हैं, अगला स्लाइड को, अगले पॉइंट को भी हम देखेंगे। यानी अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस वाक शक्ति ने अनेक फायदे में, मतलब इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच और बातचीत दोनों है। यानी वाक शक्ति का जो फायदा है वो दो फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इनमें से दो प्रमुख है। पहला बातचीत करना और स्पीच देना, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्पीच का उद्देश्य सुनाने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। यानी स्पीच का यही मकसद होता है कि जब कोई स्पीच दे, कोई भाषण दे, तो इसका यही मकसद होता है कि दूसरे जो सुनने वाले के मन में एक तरीके से उत्साह को पैदा करना होता है, जिससे वो जागरूक हो। ये किसके जरिए होता है, तो स्पीच के जरिए होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, और यह जो बातचीत है घरेलू बातचीत, वो मन रमाने का ढंग है। यानी एक दूसरे से बातचीत करना, किसी टॉपिक पे बातचीत करना, तो ये सभी जो है वो एक तरीके से बातचीत का एक ढंग होता है, मन को शांत करने का, मन को रमाने का, मन को खुशी करने का एक ढंग होता है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। फिर अगला पॉइंट बोला कि जहाँ आदमी की अपनी ज़रूरतें मजदूर बनने के लिए खाने पीने जहाँ आदमी अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने और चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत को भी उसका अत्यंत आवश्यक है। यानी जहाँ मनुष्य अपने जीवन में बातचीत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने घूमने की जरूरत, उसी प्रकार बातचीत की भी जरूरत होती है। तो बातचीत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये सब ध्यान में देखिएगा। इस चैप्टर के थीम को हम लोग समझा रहे हैं। ठीक है, इसके सारांश भी हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, समरी, जो कि देखिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है और चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद के मार्ग की ओर जाता है। यानी जब हम बातचीत करते हैं तो मेरा जो अंदर का मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल जाता है और ये चित्त हल्का और मन स्वच्छ हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तो ये सब हमें कैसे बातचीत के जरिए होता है। देखिए इसमें यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि डैश का जमा हुआ रहता है जो बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल आता है। तो यह ऑप्शन में दिया रहेगा मवाद या धुआं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं कि बातचीत तो बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है, जिससे बातचीत करने से लत पकड़ जाती है वो इसके पीछे खाने पीने को भी भूल जाता है। बातचीत एक तरीके का ऐसा खास तरीके का मजा है जो कि अब जब उसकी लत पड़ जाती है किसी को, तो वो अपने बातचीत के चलते खाना पीने का भी त्याग देता है, मतलब खाना पीना भी छोड़ देता है। ऐसे तरीके की बातचीत है। आप देखिएगा जब एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते करते में कितने समय ले लेते हैं इसका पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार वही है कि बातचीत को मज़ा के तौर पे हम लोग लेते हैं, वो उससे हमको खाना पीना सब पीछे छोड़ देते हैं। तो ये सब ध्यान से देते हैं, ये सब बातचीत के ही जरिए होता है। चलिए
और ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष की उम्र तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ते, बिल्ली इत्यादि जानवर के बीच यह रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी, जिससे फ्राइडे के मुंह से बात सुनी। यानी इसका यही पॉइंट है कि जो एक रॉबिन्सन क्रूसो था, वो अपने 12 वर्ष की उम्र तक वो मनुष्य के मुख से बात ही नहीं सुना था। वो जंगल में रहता था, वो जानवर के साथ रहता था, और 16 वर्ष के उपरांत वो फ्राइडे के मुंह से वो बात सुना। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बोला कि 16 वर्ष के उपरांत कौन जो कि मनुष्य के मुख से बात सुना था, तो रॉबिन्सन क्रूसो। यह पूछ दिया गया किस रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बातों को सुना था, तो फैराडे के मुंह से। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, फिर अगला है, जिसने केवल वह पत्र व्यवहार कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेम से बात करके कितनी लालसा होती है। बोला है कि जिसके पास पत्र लिखने का कोई साधन नहीं है, पत्र लिख नहीं सकता है, बट वो बातचीत के जरिए वो अपने प्रेम को और लालसा प्रदान करता है, और एक बातचीत के जरिए बातचीत करता है, और उससे उसकी मन को शांति और लालसा यानी खुशी प्रदान होती है। तो ये सब बातचीत के जरिए होता है। सच है, जब मनुष्य नहीं बोलता तब वह अपना गुण दोष भी प्रकट नहीं कर पाता। अगर कोई मनुष्य नहीं बोले, यानी कोई मनुष्य नहीं बोलता है, तो अपने गुण दोष का पता नहीं चलता है। ठीक ना? तो गुण दोष का पता क्यों नहीं चलता? जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आया और आपसे बिना बात किए हुए आप उसकी ओर देखोगे, वो आपकी ओर देखेगा, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या है, जब तक वो अपना बातचीत नहीं करे। यानी बातचीत के जरिए हम किसी के गुण दोष का पता लगाते हैं। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी जब मनुष्य बोलता है तब उसके गुण दोष का पता चलता है, उसके स्वभाव का पता चलता है। ये सब बातचीत के ही जरिए होता है। फिर एडम्स का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी बात करते हैं तो अपने दिल खोलकर एक दूसरे के सामने बात करते हैं। यानी ये दोनों पॉइंट है। जितने भी पॉइंट हमने ऊपर से नीचे से आपको बताया, ये सभी इम्पोर्टेंट है, और इसी के अंदर से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। नीचे भी हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यानी एक बेन जॉनसन था, उन्होंने बोला कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बट एक एडिशन का मत यही है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। उससे ज़्यादा बातचीत हो तो बातचीत बात नहीं रहेगा, वो एक तरीके से मजाक बन जाएगा। ठीक ना? नीचे दिया गया भी है, जब तीन हुए तब वो दो बात कोसों दूर चली जाती है गई, और कभी भी ना कान में पड़ी हुई बातें खुल ही न जाती। कभी न कभी जब 6 कानों में बातें पड़ेगी, वो खुल ही जाती है। ये सभी इनके द्वारा है बोला गया है, तो एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया है। 4 से अधिक बातें तो केवल राम रसमंजरी कहलाती है, उसे हम संलाप ही नहीं कर सकते। यानी बोला कि 4 से अधिक बातें जो केवल रसमंजरी के लिए रसमोह करती है। यानी जो कि 4 व्यक्ति जब बात करता है तो उसके एक दूसरे के बाद वो मजाकी में उड़ा देता है, और वो उसका कोई मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब दो बूढ़े की बातचीत का पर्याय जमाने में की किस्सों पर हुआ करता है। वे बाबा आदम के समय ऐसी
दहशत शुरू करते हैं, जिसे 4 सच को 10 झूठ कहते हैं। मतलब दो बूढ़े जब आपस में बात करते हैं तो अपने बाबा आदम के ज़माने के ना बहुत पुराने ज़माने में तो 2 सच बोलते हैं तो 4 झूठ बोलते हैं, और उसी को जोड़ के अपनी बड़ाई करते हैं। वो फेंकते हैं, वो उधर से फेंकते हैं, तो यही अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब दो सहेलियों के बीच क्या कुछ जयकार ही निराला है। रस का समुद्र मानो उबड़ा चला आ रहा है, यानी जब दो सहेली आपस में बात करती है तो मानो कि रस का समुद्र बहता हुआ चला आ रहा है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रयास वो बहु बेटियों वाली हुई तो अपनी बहू और बेटियों की गिले शिकवे बातें करती है। यानी जब गांव में आप देखिए कि जब दो बूढ़ी लोग बात करती है तो वो अपने बहू बेटियों के बारे में ही शिकायत करती है। तो ये सभी बातचीत के ही जरिए संभव है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। लड़के की बातचीत खिलाई हुई होती है। लड़के की जो बातचीत होती है वो खिलाड़ियों से हुई होती है, अपनी अपनी तरीके करने के बाद वे कोई भी सलाह काटते जिससे उन्हें अपने शैतानी चाहिए, जिससे वो पूरा मौका मिलता है। यानी बोलता कि जब आपस में जब बातचीत करते हैं, जब लड़के बातचीत करते हैं तो वो एक खिलाड़ी यानी खेल के बारे में बात करेंगे, और एक तरीके से वो अपने सलाह और इकट्ठे जिससे होकर एक तरीके से वो हंसी मजाक बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में करते हैं। बोला कि स्कूल की लड़की की बातचीत का उद्देश्य अपने उत्तरदायित्व की शिकायत और तारीफें और अपनी सहपाठियों में किसी के गुण और अवगुण का कथोकथन होता है। यानी जब स्कूल की लड़कियों का बातचीत होता है वो अपने एक दूसरे के शिकायत करती है, दूसरे के गुण को बताती है, दोस्त को वही बातें को छेड़ती है। ये सभी बातचीत के जरिए संभव है। अगला पॉइंट देखते हैं। चुटकांड की बातचीत भी निराली होती है, और ये सभी बातचीत निराली होती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं, और ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है? तो यूरोप के लोगों में जो बातचीत का जो शैली होता है उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिससे ऐसे चतुराई से प्रशंसा छोड़ देते हैं जिससे उन्हें सुनने से कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब यही होता है कि जब वहाँ के लोग बहुत चतुराई से बातें करते हैं और वो जिससे हमको कानों को सुन के अत्यंत सुख प्रदान होता है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने इत्यादि बड़े बड़े काम इसी तरह से अपने 2-4 दिलों दोस्तों की बातचीत से शुरू होता है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कारखानों में, बड़े बड़े कामों में इस तरीके के बहुत सारे लोग दोस्त मिलके अपने आपसी बातचीत करते हैं किसी चीज़ पे। फिर अगला पॉइंट है कि 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सह भर्ती होती है और अभाव और दूरदेशी से खाली ना होगी। यानी ये बोला कि जब 25 वर्ष की उम्र में जब बातचीत करती है तो उनका जो एथी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और वो अपने एक तरीके से अपने जीवन के एक्सपीरियंस को, जीवन के भावनाओं को बताने का कार्य करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 25 वर्ष के नीचे वाले के यद्यपि अनुभव एवं दुर्दशा एवं गौरव नहीं पाए, इस तरह इस एक प्रकार का एक ऐसा दिल दहलाव और ताजगी रहती है जिससे वह मिठास एवं 10 गुणों से चढ़ी हुई होती है। जब 25 वर्ष से ऊपर के लोग बात करते हैं उस पर बस अनुभव होता है, वो अपने अनुभव होता है उनके पास,
ऐसी ऐसी कहानियाँ होती है, अपने पास्ट के बारे में बताते, अपने लोगों को बताते हैं कि ऐसा जीवन था, ऐसा हुआ, और ये सभी आपके एक तरीके से अनुभव को बताता है। यह सब 25 वर्ष की उम्र के नीचे के वो लोगों को भी बातचीत के जरिए होता है। यह सभी बातचीत के ही जरिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपने शक्ति अपने अंदर पैदा कर सके और अपने आप से बात कर लें। यानी हमको सबसे बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही होता है कि हम स्वयं अपने आप से एक शक्ति पैदा करें बातचीत के लिए, और वो अपने आप से बात कर सकें। यह बातचीत का एक उत्तम तरीका होता है। ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट है कि वर्षों के अध्ययन के उपरांत इत्यादि और हम छोड़ भी अपने मनोवृत्ति स्थिर और अभाव को अपने मन से साथ बातचीत कर सके तो मानो अभाव अभ्य होगा। यानी ये बताया गया कि जब वर्षों पुराने हम किसी बातों को छेड़ते हैं तो उससे हमको बहुत ही बातचीत का एक कर सके, मानो उससे हम अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, हम अपने जिस्म कर हमारी याद के सामने स्वच्छ चलती है, और यदि हम अपने काबू कर ले तो क्रोध और बड़े बड़े अजित शस्त्र भी प्रयास करते हैं। इनका ये बताया गया है कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक तरीके से ही होता है कि हमारा अपने आप पे क्रोध और किसी के साथ कोई भी मित्रता शत्रुता का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि जब हम बातचीत में शालीनता आएगी, धैर्य आएगा, ये सब बातचीत के जरिए होता है। चलिए फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर को हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग पूरे चैप्टर को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तरीके से पढ़ लिए। चलिए तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला बोलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, और कौन होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी क्या होगा, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट, और ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो कि ऊपर हम देखे हैं क्या है, एक ललित निबंध है। मतलब बातचीत बोला कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एक तरीके से ललित निबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण का भट्ट जो जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 20 जून 1914 को। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ऊपर ही देखे थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र के साथ आपको भी समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का माता जी का क्या नाम था। तो था वो पार्वती देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप देख रहे हैं ना, जो हम ऊपर जो पॉइंट आपको बताए हैं उसी के रिलेटेड यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितने भी हम लोग पॉइंट बताए हैं वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख लेना। आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लो, और मैं बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन भी देख लो। जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट बताए हैं, कोई भी फालतू पॉइंट उसमें ऐड नहीं किया गया है। आप तो चैप्टर तो अपने बुक से हिंदी है तो आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, बट उसके थीम को समझो, उसके पॉइंट को समझने के लिए हम लोग उस पॉइंट को लाए हैं और आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि आप इस पॉइंट को देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ऑब्जेक्टिव आराम से बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो पेशे से एक तरीके से व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। मैंने ऊपर ही बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो मैंने बताया कि वो भारतीय हिंदी युग के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल के। मैंने ऊपर ही पॉइंट ही बताया था कि बालकृष्ण भट्ट से पूछे कि किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के, किस युग के, तो भारतीय हिंदू युग के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का मासिक पत्रिका का निकालने का प्रारंभ कब किया था, तो कब किया था, तो किया था 1888 में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो ऊपर हम देखे थे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बताइए। ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धरन, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी ऊपर ही देखे थे रेल का विकट खेल, और आपको हम इम्पोर्टेंट में भी बताए थे कि आप इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला हम देखते हैं जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, वो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भट्ट जी ने किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो किस रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के कुल कितने निबंध है, तो लगभग 1000 निबंध है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किससे उमड़ा चला आता है, तो दो हमजहली सखियों के बीच बातचीत से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100,000 ने 100 उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि नौजवान के निंदा किसकी बातचीत का मुख्य प्रसंग है, तो बूढ़े। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने दी थी, तो उनकी माता जी ने। किसने, तो उनकी माता जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के निबंधकार के अनुसार बालकृष्ण भट्ट किस श्रेणी को रखा गया है, तो अंग्रेजी के स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाक शक्ति के बिना वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है, तो एक तरीके से गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाक शक्ति क्या है, तो वाक शक्ति एक तरीके से क्या है, ईश्वर का प्रदान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील का उद्देश्य क्या है, सॉरी स्पीच का उद्देश्य क्या है, तो स्पीच का उद्देश्य है कि मन में जोश और उत्साह पैदा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को नहीं मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और मैंने ये ऊपर पॉइंट भी बताया था कि क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य
का गुण और दोष कैसे पता चलता है? जब मनुष्य बोलता है तभी उसका गुण दोष पता चलता है, बोलने से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो यह बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असल बातचीत सिर्फ किनके बीच हो सकती है? तो दो व्यक्तियों के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। रस का समुद्र किनके बातचीत से उमड़ा आता है? तो दो सहेलियों के बातचीत के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बातचीत करने का हुनर किन लोगों में होता है? तो यूरोप के लोगों में बातचीत का एक अत्यंत हुनर होता है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कतनी के समान सदा स्वच्छता क्या चल रही है? यह किसकी रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट के है। ऑप्शन ए इसका किसका पॉइंट है? तो बातचीत है। और किसने लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले नंदी पाठ को क्या बोलते हैं? मंगल पाठ को क्या बोलते हैं? तो नंदी पाठ बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ने 33 क्या देखा? 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा है। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से ऊपर से नीचे तक जितना भी मैं पढ़ाया हूँ शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और हम लोग कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको पाठ मतलब जो चैप्टर कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।